पद परिचय भली भांति कर चुके हैं और उसके बाद हमने जब अविकारी अव्यय शब्द जब शुरू किए थे उसमें उसका पहला भेद अर्थात क्रिया विशेषण अव्यय भी कर चुके हैं और क्रिया विशेषण पदों का व्याकरणिक परिचय भी हम कर चुके हैं। अब उसके बाद हम उसके आगे के भेद शुरू करते हैं जिसमें हम करेंगे नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय, नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय और नंबर 5 निपात। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय करने के बाद अब हम शुरू करेंगे नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो सबसे पहली चीज कि ये शब्द जो हैं वो होते कौन से हैं? अब आप जब वाक्य में जब इन शब्दों को देखते हो, से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, के बिना, के अलावा, के सामने, के बारे में, के साथ, के निकट, के पास, के अनुसार, के बदले, से लेकर, के विपरीत आदि, ये जो शब्द जो होते हैं इन्हें कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय। और ये संबंध बोधक अव्यय में आप एक चीज देखिएगा, इन सब में विभक्ति जरूर होती है और ये शब्द जो हैं आपस में संज्ञा के साथ या संज्ञा का सर्वनाम के साथ आपस में संबंध बताते। उदाहरण देखिए, मेरे घर के सामने नीम का पेड़ है। यहाँ पे रेखांकित जो है के सामने, यानी जब भी आपने पीछे शब्द किए के सामने जो है ये संबंध बता रहा है घर और पेड़ के बीच में। घर के सामने नीम का पेड़ यानी कि संबंध है घर और पेड़ के बीच में। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे घर, घर क्या है? संज्ञा, पेड़ भी है संज्ञा, तो यानी कि यहाँ पर संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध बताया। अगला उदाहरण, वह घर के भीतर बैठा है। के भीतर संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बताया जा रहा है वह और घर का, यानी कि वह हो गया सर्वनाम, घर हो गई संज्ञा। तो यहाँ पर सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध बताया गया है। तो अब संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय देते समय हमें उसमें कौन कौन से पॉइंट्स देने हैं, आप सबसे पहले ये देख लीजिए क्योंकि ये पॉइंट्स बाकी सबसे अलग हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देंगे संबंध बोधक अव्यय और दूसरा पॉइंट जैसे हमने अभी ऊपर किया कि किसका किसके साथ संबंध बताया जा रहा है, संज्ञा का सर्वनाम के साथ संबंध बताया जा रहा है या संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध बताया जा रहा है या सर्वनाम का सर्वनाम के साथ संबंध बताया जा रहा है। तो आपस में जिसका संबंध बताया जाता है उसका संबंध यहाँ पर बताया जाता है। गिनती के 2 पॉइंट यहाँ पर आते हैं, संबंध बोधक अव्यय और उन दोनों के बीच में संबंध। अब संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय देखिए। पद परिचय में उदाहरण है, वह पेड़ के नीचे बैठा है। यहाँ पर रेखांकित है के नीचे, तो हमें के नीचे का पद परिचय जो है वो देना है। तो सबसे पहले जो आपने पीछे वाले जो संबंध बोधक अव्यय शब्द देखे होंगे उन्हें देखकर आप समझ गए होंगे, यह है संबंध बोधक अव्यय के नीचे। तो पहला पॉइंट संबंध बोधक अव्यय। दूसरा हमें ये देखना है संबंध किस किस के बीच में बताया जा रहा है, वह पेड़ के नीचे बैठा है यानी कि संबंध है वह और पेड़ का, और वह हो गया सर्वनाम और पेड़ हो गई संज्ञा। तो अगला पॉइंट हो गया सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध बता रहा है। अगला पॉइंट अगला उदाहरण है, परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता। अब देखिए के बिना क्या है? के बिना है संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पे संबंध किस किस के बीच में है? परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता, यानी कि संबंध है परिश्रम का और धन का। परिश्रम भी है संज्ञा और धन भी है संज्ञा। तो सबसे पहला पॉइंट संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा पॉइंट संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध बता रहा है। संबंध बोधक अव्यय करने के बाद अब हम शुरू करते हैं नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय को योजक भी कहा जाता है। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़े। अब देखिए सबसे पहली चीज कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं।
वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, दो पदबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो होते हैं वो होते हैं और, तथा, एवं, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, अपितु, बल्कि, या, इसलिए, अतः, अन्यथा, अथवा, क्योंकि, ताकि, फलतः, यदि, यद्यपि, मानो, जिससे कि, इत्यादि। ये सारे शब्द वो होते हैं जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उदाहरण देखिए, मैदान में गाय और भैंस चर रही थी। यहाँ पर आप देखोगे और शब्द ने दो शब्द यानी कि गाय और भैंस दो शब्दों को जोड़ने का कार्य किया, तो ये होगा समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ पे सेंटेंस को मान लीजिए आप ये करते हैं, गाय, मैदान में गाय चर रही थी और मैदान में भैंसें चर रही थी। तो कहने का मतलब है चाहे ये दो वाक्यों को जोड़े या दो शब्दों को जोड़े, इसे कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा सेंटेंस, खूब मेहनत करो ताकि सफलता पा सको। एक सेंटेंस हो गया खूब मेहनत करो, दूसरा सेंटेंस हो गया ताकि सफलता पा सको, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ा ताकि से, तो ताकि हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा उदाहरण, तुम चाय लोगे या कॉफी। यहां पर आप देखेंगे तुम चाय लोगे एक वाक्य हो गया, या आप इसे कह सकते हो तुम कॉफी लोगे दूसरा वाक्य हो गया। तो इन दोनों को जोड़ा, तुम चाय लोगे या कॉफी, तो यह हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर तीसरा, उसने समय से बुआई की इसलिए अच्छी फसल हुई। एक वाक्य हुआ उसने समय से बुआई की, दूसरा वाक्य हुआ अच्छी फसल हुई, और दोनों को जोड़ा गया इसलिए से, इसलिए ये हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय या योजक, इनके दो भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण में जो अव्यय शब्द आते हैं वो आते हैं और, तथा, एवं, पर, परंतु, अपितु, लेकिन, किंतु, मगर, या, अथवा, अन्यथा, इसलिए, अतः, फलतः, इत्यादि। व्यधिकरण में जो समुच्चय बोधक शब्द जो आते हैं वो आते हैं कि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, चूंकि, जिससे कि, ताकि, इत्यादि। अब आप इन पर ध्यान दीजिए, जो आपने रचना के आधार पर वाक्य भेद किया है, जिसमें आपने संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य किए थे, ये सारे शब्द वो हैं जो संयुक्त वाक्य में आते हैं, ये सारे शब्द वो हैं जो मिश्रित वाक्य में आते हैं। पहचान के लिए, यानी कि जब आप कोई ऐसा योजक शब्द देखोगे जो संयुक्त वाक्य का है तो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, और कोई ऐसा योजक शब्द देखोगे जो कि मिश्रित वाक्य का है तो वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण है यहाँ पर, बाजार जाओ मगर जल्दी लौट आना। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक सेंटेंस हो गया बाजार जाओ, दूसरा सेंटेंस हो गया जल्दी लौट आना, और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है मगर, तो मगर हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन बात ये आती है कि ये समानाधिकरण है या व्यधिकरण है, तो आप देखेंगे ये जो वाक्य है ये वाक्य है संयुक्त वाक्य का, तो यह है समानाधिकरण अव्यय। दूसरा उदाहरण है, वह रात दिन पढ़ता रहता है जिससे कि परीक्षा में प्रथम आ सके। एक सेंटेंस वह रात दिन पढ़ता रहता है, दूसरा सेंटेंस परीक्षा में प्रथम आ सके, जिसको कि जोड़ा गया जिससे कि, और जिससे कि ये आता है मिश्रित वाक्य में, तो ये हो गया व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अगर आपके पास वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय का जो है आपके लिए संयुक्त वाक्य का है तो वो समानाधिकरण होगा, और अगर आप देखेंगे वाक्य जो है वो मिश्रित वाक्य का है तो वो व्यधिकरण होगा। अब ये देखिए इसका पद परिचय। उदाहरण है, हम आए और वह चला गया। हम आए एक वाक्य हो गया, वह चला गया दूसरा वाक्य हो गया, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और, तो और हो गया, जो दो वाक्यों को जोड़े वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय। अब दूसरा पॉइंट हमें बताना है कि ये समानाधिकरण है या व्यधिकरण है। तो वाक्य को देखिए कि ये संयुक्त वाक्य में है या मिश्रित वाक्य में है,
और आता है संयुक्त वाक्य में, तो यानी कि ये हो गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा पॉइंट देखने के लिए सिर्फ आप ये देखिए कि वाक्य मिश्रित वाक्य का है या संयुक्त वाक्य का है। ये संयुक्त का है, इसलिए यह है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा, इस और ने क्या किया, हम आए एक वाक्य, वह चला गया दूसरा वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ा। तो अगला पॉइंट हो गया दो वाक्यों को जोड़ रहा है। पहला पॉइंट आप बताएंगे समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा पॉइंट आप बताएंगे ये समानाधिकरण है या व्यधिकरण है, और तीसरा पॉइंट जो कॉमन पॉइंट सभी में होता है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, गांधी जी का कहना था कि सत्य और अहिंसा का मार्ग मत छोड़ना। यहाँ पर रेखांकित है कि। अब देखिए पहला वाक्य हो गया गांधी जी का कहना था, दूसरा वाक्य हो गया सत्य और अहिंसा का मार्ग मत छोड़ना, और जो दो वाक्यों को जोड़े वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय। अब दूसरा पॉइंट बताने के लिए आपको ये देखना है कि ये संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर की आया तो ये मिश्रित वाक्य है, तो ये हो गया व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा पॉइंट जो कॉमन है, जो कि सभी में आएगा, वह है दो वाक्यों को जोड़ रहा है। यानी कि संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय देने के लिए आपको पहला पॉइंट बताना होता है समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा आपको बताना होता है समानाधिकरण है या व्यधिकरण है, और तीसरा पॉइंट आप बताते हैं दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अब है नंबर 4, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय वे शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य या विस्मय एक ही बात है, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं। इसमें जैसे कि आप देखते हैं अरे, ओ, हाय राम, ये वो शब्द होते हैं मतलब जो कि किसी विशेष परिस्थिति में अचानक ही अपने आप ही हमारे मुंह से निकल जाते हैं। तो मन के उद्गारों को व्यक्त करने वाले ये जो विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं, इसमें देखा जाता है कि भाव जो है, भाव कौन सा आ रहा है और इसके अंतर्गत कौन से शब्द आ रहे हैं। मान लीजिए भाव है विस्मय का या आश्चर्य का, ठीक है, तो उस समय जो शब्द जो होते हैं वो होते हैं ओ, ओह, अहो, अरे, हैं, ए। मान लीजिए भाव है हर्ष का, तो उसमें आएगा वाह, क्या खूब, बहुत अच्छा, अति सुंदर। वैसे मान लीजिए हमारे मन में शोक का भाव है, पीड़ा का भाव है, तो वहां पर जो आता है वो आता है उफ, हाय, हाय राम। मान लीजिए भाव है तिरस्कार का, घृणा का, तो आप देखते हैं वहां होगा छी छी, धिक्कार, हट। या मान लीजिए किसी की प्रशंसा की जा रही है, शाबाश, अति सुंदर। चेतावनी में बचो, सावधान, अरे, हटो, खबरदार। अगला भाव है स्वीकृति, स्वीकृति, अच्छा, ठीक। संबोधन में हे, अजी। यानी कि इस तरह के जो शब्द जो होते हैं इन्हें बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। और इसकी पहचान के लिए एक चीज जरूरी है कि ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो जरूर आता है, जो कि आप यहाँ पर हर शब्द के बाद देख रहे हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है हाय, उसके जीवन में दुख ही दुख है, हाय, यानी कि ये हो गया दुख का सूचक। अगला है वाह, आज तो मजा आ गया, वाह, यह है हर्ष का यानी खुशी का सूचक। अरे, कितना प्यारा बच्चा है, अरे, यहाँ पर आश्चर्य भी है और साथ में हर्ष भी है। यानी कि ऐसे शब्द जिनके साथ जो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो आते हैं, उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब जब हम इनका पद परिचय देते हैं तो इनका पद परिचय जो क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, उससे अलग होता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको देना होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, और दूसरा पॉइंट इसमें जो भाव होता है, जैसे कि भी आपने ऊपर किया, आश्चर्य का है, हर्ष का है, यानी कि कौन से भाव का सूचक है। उदाहरण है हर्ष सूचक, शोक सूचक, घृणा सूचक इत्यादि, यानी कि जो उसका भाव होगा वो आपको उसमें बताना होगा। अब इसका पद परिचय देखिए, आहा, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, तो यहाँ पे हमने लिया आहा। अब देखिए सबसे पहले आहा, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। अब दूसरा ये देखिए ये भाव कौन सा आ रहा है, यानी कि ये सुंदर उपवन को देखकर मन में खुशी का भाव आया, तो ये हो गया हर्ष सूचक। इसमें दो ही पॉइंट दिए जाएंगे, पहला पॉइंट विस्मयादि बोधक अव्यय और दूसरा पॉइंट
वो जिस भी भाव की सूचना दे रहा है, यानी कि हर्ष सूचक। अगला है सेंटेंस, उदाहरण है शाबाश शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब देखिए यहाँ पर रेखांकित है शाबाश, तो शाबाश विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर आया है। तो सबसे पहले ये हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय, और दूसरा यहाँ पर किसी की प्रशंसा की जा रही है, तो ये हो गया प्रशंसा सूचक। उसके बाद अगला देखिए, अरे तुम्हें क्या हो गया। अब यहाँ पर यहाँ पर रेखांकित शब्द है वो है अरे, तो इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो भी यहाँ पर आया है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा विस्मयादि बोधक अव्यय, और दूसरा जिससे आप कह रहे हैं आपको उसे देखकर हैरानी हो रही है, तो भाव कौन सा हो गया यहाँ पर, आश्चर्य सूचक। नंबर 5 और आखिरी इसमें देखिए निपात। जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। विशेष प्रकार का बल या अवधारणा देने के कारण इन्हें अवधारक शब्द भी कहा जाता है। यानी कि निपात शब्द वो होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में बल ला दें। निपात शब्द जो हैं वो गिनती के 6-7 ही होते हैं, ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये जो होते हैं इन्हें कहा जाता है निपात शब्द। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है तुम ही जाओगे। अब यहाँ पर ही। दूसरा उदाहरण हम भी चलेंगे, जल्दी क्या है, भी। तीसरा उदाहरण यह काम तो कर लेने दो, तो। अगला वह मुझसे बोली तक नहीं, तक। नेक्स्ट मेरे पास मात्र 20 रुपए हैं, मात्र, तो इसमें ही, भी, तो, तक, मात्र, ये सब जो हैं ये क्या हैं, निपात शब्द। अब हम करते हैं निपात का पद परिचय। तो पहला उदाहरण है मोहन ने ही यह काम किया है, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है ही, तो ही यानी कि निपात अव्यय। इसमें आप एक यही पॉइंट बताएंगे, यानी कि आपने सेंटेंस देखा, सेंटेंस में देखा ये निपात है, तो आप वहां पर बताएंगे निपात अव्यय। दूसरा सेंटेंस है पढ़ तो रहा हूं, तो क्या हो गया, निपात अव्यय। तो आज आप लोगों के ये जो पद परिचय है, पद परिचय आपका पूरा हो गया।